किसी के सामने भी आप खड़ा करके देख लेना। मेरा ये नहीं रहा कि मैं किसी पीएम से बात कर रही हूँ तो मेरा एक अलग लेवल होता है, और किसी प्रिंसिपल के सामने मुद्दे रखने होते हैं तो अलग होती हूँ। मैं सीएम के सामने भी ऐसी हूँ, पीएम के सामने भी ऐसी हूँ, और किसी नॉर्मल मास्टर के सामने रखने तो मुद्दे की बात है तो आप मुझे मुद्दे के सामने भी खड़े कर दोगे ना, तब भी मैं वो पकड़ के अपने कैंडिडेट को उसी तरीके से सामने पेश करके ही बात करती हूँ, क्योंकि जनता वोट लेकर के देख करके आपको सत्ता में लेकर के आई है। मैं किसी भी नेता को, किसी पीएम को, किसी सीएम को जनता से बड़ा ये भी लगे हैं कांग्रेस पार्टी पे कि जब हुड्डा राज था तो वहां जो नौकरियां थी, लोग तो ये भी कहते हैं, विपक्ष तो ये भी कहता है, सत्ता पक्ष जो वर्तमान में है, कि नौकरियां भी मोटर चलाने वाले तक भी रोहतक सरकार ने तानाशाही से, बेरोजगारी से, महंगाई, भ्रष्टाचार से वो हालत करी है कि सर्दियों में भी पसीना ला करके छोड़ा, कि सर्दियों में भी हम रोड पे खड़े हुए, गर्मियों में भी हम जो सभाएं होती थी मनोहरलाल खट्टर जी के पीछे, उनमें मैं मैंने चीजें देखी कि बहुत ही अलग सिस्टम होता है कि अगर आप बोल रहे हो जी बिल्कुल बिना पर्ची खर्ची के मेरे गांव 50 लगे हैं, तो खट्टर जी बोलते बिल्कुल दो, आप माइक दो इनको, क्या बोलना चाह रही हैं। और जैसे मैंने हाथ उठा करके बोला ना जी बेरोजगारी पे बात करने आई हूँ, 8 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरा पेपर नहीं लिया जा रहा है, सरकार ने बुलाया और इशारा किया कि इसको, या तो पेपर देने के लिए युवा रोड पे खड़ा होकर के लड़ाई लड़ता है, फिर या कोर्ट में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज मैंने देखी जानी, 5-8 साल मैंने लड़ाई लड़ी है फिर इस चीज के लिए। ये कि बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्तियां, बिना खर्ची पर्ची के आप देखो ना, 8 साल में भर्ती अब आने लगी है, ज्वाइनिंग जब इलेक्शन आ गए हैं, और वो भी तोड़ फोड़ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। चुनावी समर चल रहा है और इस चुनावी समर में बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। ऐसे ही चुनावी चेहरे को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। अटेली विधानसभा से यहाँ से दीपिका यादव जी हैं और हमारे साथ लवली यादव जी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब जनता के बीच जा रहे हैं किस प्रकार के मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जनता का क्या सहयोग मिल रहा है, और आने वाले समय में यदि टिकट मिलती है तो किस प्रकार का चुनाव लड़ने का इरादा है। इन सब को लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले दीपिका जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आपका भी पत्रकार साहब बहुत बहुत स्वागत है मेरे यहाँ कनीना ऑफिस में, कार्यालय ऑफिस में जी। जिस प्रकार से चुनावी मैदान में आप आए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी जोरों शोरों से है अपनी, और कांग्रेस पार्टी में 18-20 साल से है हम लोग, तो अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की सेवा के लिए अपनों के बीच आई हूँ। मेरा गांव गुड़ा कैमला है, गुड़ा गांव से बेटी हूँ मैं। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव अहिर कॉलेज HOD उनकी सुपुत्री हूँ। तो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार जो भी, और अटेली में जो 10 साल में काम नहीं हुआ है उस विकास को सिरे चढ़ाने के लिए, अटेली को चमकाने के लिए आई। जी। लवली जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से लवली जी बड़े लंबे समय से आप राजनीति के अंदर हैं, और अटेली अगर हल्के की हम बात करें तो बड़ा लंबा आपका राजनीतिक जो जीवन है वो अटेली में गुजरा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार के मुद्दे हैं, और अटेली में जो स्थिति आज आप देख रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का और अपने वॉइस महेंद्रगढ़ चैनल का और करमवीर जी और आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटेली जो क्षेत्र है, यहाँ पे समस्याएं जो 10 साल से कंटिन्यू समस्याएं के ढेर है। यहाँ आपके चाहे रोड की समस्या ले लें, पानी की ले लें, लाइटों की, या जो हमारे क्षेत्र के यहाँ के शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे कोई शिक्षा के अच्छे संस्थान जो अटेली के अंदर नहीं है। अटेली और कनीना की बात करें हम तो कोई मतलब यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 10 साल में ना कि हल होने की बजाय बढ़ने का काम किया है जी। तो मैं जो अटेली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे हमने मूवमेंट चलाए थे, हमने यहाँ के मुद्दों को उठाने का काम किया था, सरकार के समक्ष भी उनके मुद्दों को उठाने का काम किया। 2 बार पदयात्रा हमने नहरी पानी को लेकर, एसवाइल नहर को लेकर अपने अटेली और गोद बढ़ावा से राष्ट्रपति भवन तक की। आपके यहाँ के कॉलेजों के जो मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया।
यहाँ की जो रोडों की, सड़कों की जब बात करें, आप देख रहे हैं, आप तो लोकल है यहाँ से, आप देखते भी हैं यहाँ कितनी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या आपने देखी है, जो हमारी नगर पालिका के अंदर कनीना और अटेली के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, जी उनकी अच्छे से सफाई होना। आप ये देखें, बरसात अभी अच्छे से यहाँ अभी आई नहीं है हमारे यहाँ बरसात। और बरसाती पानी ये देखें कि जो खड्डे इतने हैं कि आप ये देखो, खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों के अंदर सड़क है। तो ये यहाँ के स्थानीय विधायक उसी पार्टी के हैं जिसकी सरकार है, और उससे पहले भी यहाँ के बीजेपी के विधायक ही रहे, लेकिन यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। लवली जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि इतना लंबा संघर्ष रहा है, तो इस क्षेत्र से आपने राजनीतिक जो शुरुआत की थी, कब से की थी और किस प्रकार से एक्टिव रहे, और आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा? मैंने 2006 से पार्टी में मैं NSY का वाइस प्रेसिडेंट बना था। उस टाइम मैं इंजीनियरिंग करते था और सोमानी कॉलेज से। उसके बाद डी क्रस्ट मूर्थल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बाई इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वहाँ पे मैं सोनीपत डी क्रस्ट में बना। युवाओं ने मुझे चुना, वहाँ के छात्रों ने चुना और छात्र नेता बना। पार्टी की नीतियों को स्टूडेंट के टाइम में मैंने यूनिवर्सिटी के मुद्दों को, स्टूडेंटों को, छात्रों के जो भी मुद्दे थे वो जोर शोर से उठाने का काम किया। पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। फिर इस क्षेत्र से मैं 2 बार इलेक्टेड यूथ प्रेसिडेंट बना। तो लगातार मैंने पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करने का काम किया। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने जो भी हमारे को आदेश मिलता था, जो पार्टी ड्यूटियां लगाती थी, उनको हम अच्छे तरीके से निभाते थे। मेरे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेताजी हैं, उनसे हमारा पूरा संगठन जुड़ा हुआ है। उनके ही कार्यों को, उनके ही कामों को देखते हुए, हमसे, उनके व्यवहार से यहाँ का युवा और सभी युवा उनसे लोकप्रिय हैं वो युवाओं के अंदर। तो उनकी कार्यशैली से सबसे ज़्यादा मैं जो प्रभावित था, और उनकी ही तरह मैंने अपने आप को राजनीति में डाला और उनकी तरह ही बनने का काम किया है। दीपिका जी, बात आती है कि अटेली क्षेत्र से आप जो है लोकल, आपने जिस प्रकार से बात की, मुद्दों की आपने बात की, तो अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो क्या कुछ एजुकेशन आपकी रही? बीटेक, एमटेक टेक्निकल फील्ड में रही हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस से मेरी है ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री भी, और MBA भी किया है मैंने। उसके बाद में मैंने भी एजुकेशन भी ट्राई किया कि एक लेडीज़ के लिए होता है ना अपने यहाँ महिलाओं का, कि एक टीचिंग लाइन सबसे सेफ जोन होता है। तो हम खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एजुकेटेड ही परिवार है, और एजुकेशन फील्ड से ही टच में रहा है। जैसे मेरे फादर साहब, मैंने बताया, हायर कॉलेज में HOD रहे प्रोफेसर DS यादव, और मेरे फादर इन लॉ भी हायर कॉलेज में HOD रहे केमिस्ट्री में प्रोफेसर GS यादव। तो मेरा खुद का यही था कि अपना एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ो, बच्चे संभाल ले, घर परिवार, नेताजी अपना राजनीति में रखेंगे आगे जैसे भी है। तो उसके बाद में मैंने अपना हरियाणा में, आप मानते हो सबसे बड़ा अगर कोर्स है तो JBT कोर्स माना जाता है वैसे तो। आज तो बीजेपी सरकार ने वो भी बंद कर दिया कि अगर टीचिंग लाइन एक लड़की के लिए सबसे सेफ और सबसे बढ़िया कोर्स JBT, रिश्ता करने के लिए भी। बट मेरा टेक्निकल था तो JBT और BEd मेरे लाइन में नहीं आती थी चीज़ें। तो उसके बाद में 2014 में स्टार्ट हुए, BTech बेस पे HTET स्टार्ट हुआ। तो फादर साहब ने बोला कि आप HTET करें और किसी भी PGT लेक्चरर लग जाएंगे। तो उसके बाद में मैंने 2 साल स्टार्टिंग में तो मैंने फॉर्म भरे नहीं थे, उस टाइम पे जस्ट शादी हुई थी। 16 के बाद से और अब 24 हो गए, 8 साल कोई वैकेंसी आई नहीं। फिर मैंने की HTET भी, फिर मैंने नेट भी करके देखा कि शायद स्कूल में नहीं भर्ती आ रही तो कॉलेज में भर्ती आ जाएगी। हाँ, पापा जी बोले मेरे फादर इन लॉ साहब कि कोई बात नहीं, आप PGT छोड़ो, आप प्रोफेसर की बेटी हो, प्रोफेसर की पुत्र वधू हो, आप प्रोफेसर बनो। चलो मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं कि कॉलेज में जॉब होएगी। तो नेट भी क्लियर कर लिया मैंने, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था नेट भी क्वालिफाई। अब 8 साल से कॉलेज में भी कोई वैकेंसी नहीं है। अभी हाल फिलहाल आप चेक करोगे तो 2 या 3 दिन पहले वैकेंसी आई है। 8 साल में 16 बार नेट कंडक्ट हुआ है, 2 वैकेंसी आई है मेरे कंप्यूटर साइंस में। तो बस यही पीड़ादायक चीजें होती थी कि आप वैकेंसी की ऐसे वेट कर रहे थे जैसे अब सावन के महीने हम बारिश की कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए। फॉर्म भरा जाता है, HTET का फॉर्म 19 में भरा गया, फिर 20 में भरवाया वैकेंसी निकलने के बाद, फिर 21, 22 ऐसे करके 24 भी निकल गई।
और हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं हुआ। नहीं निकाली। वैकेंसी निकाली तो क्या होता था, आपकी बार ये एचटेट और कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा। एचटेट हर साल लिए जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म 1000 रुपए का होता है, धड़ा बच्चे भर रहे होते हैं, सरकार के कोटे में बढ़िया पैसे जाते हैं। फिर या तो रद्द कर दो या वैकेंसी निकाल लो, मत निकालो तो अभी अगले को एड ऑन कर लो, फिर भर्तियां निकालेंगे। तो ऐसे करके 8 साल वेट किया उस भर्ती के लिए। उसके बाद में जब भर्ती आती है, मैं एग्जाम देने जाती हूँ पंचकुला में, पहले दिन वो पेपर रद्द कर दिया जाता है, उस पर केस कर दिया किसी ने। और सरकार ने वो पेपर अगर चाहते तो थोड़े एफर्ट्स लगा करके एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं एटलीस्ट। इतनी मेहनत हमने की थी दिन रात उसमें। या तो पेपर देने के लिए युवा रोड पे खड़ा होकर के लड़ाई लड़ता है, फिर या कोर्ट में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज मैंने देखी जानी, 5-8 साल मैंने लड़ाई लड़ी है फिर इस चीज के लिए कि पढ़ करके काम नहीं चलेगा। वो टाइम नहीं बचा जब 5 घंटे पढ़ ले, थोड़ा बच्चे संभाल लो। शादी के बाद मैं जो फट कर सकती थी बच्चे पालने के साथ साथ मैंने अपना एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का किया है। ऐसा नहीं कि भाई चलो पीआरटी है, जी नेट भी हो गया चलो। अब उसके बाद में जॉब कैसे ली जाएगी, अब तो 3-4 घंटे पढ़ना है, वैकेंसी आती है तो लग जानी है। पर जब बात आई फॉर्म भरने की और लगने की तो देखा अब तो रोड पे जाके खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्तियां बिना खर्ची पर्ची के। आप देखो ना 8 साल में भर्ती अब आने लगी है ज्वाइनिंग, जब इलेक्शन आ गए हैं और वो भी तोड़ फोड़ के भर्तियां हो रही है। अब सीईटी का शायद आज एग्जाम था, कोई ग्रुप में बांट रखे हैं, कुछ एग्जाम 10 के थे वो 15 को चले गए हैं। उसमें भी रिजल्ट आउट वो ऐसे कर रहे हैं कि जो 15 को एग्जाम है ना तो 14 को रोल नंबर आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने पेपर देना है और मैंने नहीं देना है। पर तैयारी हम करेंगे सब मिल करके, लेकिन पेपर किसका लिया जाएगा पता ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है। हाँ नहीं, और जो आप कह रहे ना पर्ची खर्ची, तो मैं बताती हूँ टीजीटी की भर्ती है 7,500 बच्चों की होनी थी, पिछली साल टीवी हो गया था। 8 साल में भर्ती आई थी, 8 साल बच्चे एक्सटेट होके 7 साल में जैसे एक्सपायर हो जाता है एक्सटेट, कुछ बच्चों के तो एक्सपायर हो गए थे 5 साल में। फिर बच्चों ने लड़ाइयाँ लड़ी है कि जी ऐसे कैसे, तो उसको बढ़ा के 7 साल किया गया। फिर चलो 7 साल के बाद उन बच्चों ने 2-3 बार एक्सटेट की और टीजीटी का डीवी तक होने के बावजूद 1 साल उसको लटका के रखा। कोई 5 नंबर फलाना धिमका जो भी करके बच्चों ने केस लड़े, फुल लड़ाइयाँ लड़ी है, रोड पे डंडे खाए, उठा के लेके गए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतनी सर्दियों में लेडीज रोड पे बैठी होती थी टेंट लगा के। हम लोग गए हैं, साथ लड़ाइयाँ लड़ी है उनके साथ में। अब जब वो भर्ती करी है तो उसमें से 4,000 बच्चे की है और दिखाने के लिए सरकार की साइड से 7,500 बच्चे। वो भर्ती आप पता करोगे तो उसमें 4,000 बच्चों की भर्ती हुई है। अब आप कैसे मानोगे पर्ची खर्ची नहीं है, 1 साल कोई चीज होल्ड पे रखी गई है तो क्या उसमें लोगों ने अपनी सेटिंग नहीं बैठाई होगी। बस इतना है कि ओपन में नहीं आ रही होती हैं चीजें। ग्रुप डी, ग्रुप सी, कहीं सीईटी है, कहीं पीजीटी की भर्ती है, कहीं नेट को रिलेटेड लगा लो, नीट का पेपर आउट होने तक का मुद्दा लगा लो। मैंने फिर ये किया कि साथ में कि पढ़ करके तो काम नहीं चलेगा, या तो यूथ के लिए लड़ाई लड़ो अपने साथ में और लोगों को लिए जॉब के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघर्ष मस्ट है। अब वो नहीं है कि आपने अपनी रोटी बनाई और पका करके खा ली, अब वो बना ली ना तब भी 4 लोग खड़े होते हैं, वो छीन करके खानी पड़ रही है। बीजेपी सरकार ने तानाशाही से, बेरोजगारी से, महंगाई, भ्रष्टाचार से वो हालत करी है कि सर्दियों में भी पसीना ला करके छोड़ा, कि सर्दियों में भी हम रोड पे खड़े हुए, गर्मियों में भी हम जो सभाएं होती थी मनोहरलाल खट्टर जी के पीछे, उनमें मैं जा कर खड़ी हुई। तो वहां मैंने चीजें देखी कि बहुत ही अलग सिस्टम होता है कि अगर आप बोल रहे हो जी बिल्कुल बिना पर्ची खर्ची के मेरे गाँव 50 लगे हैं, तो खट्टर जी बोलते बिल्कुल दो, आप माइक दो इनको, क्या बोलना चाह रही है। और जैसे मैंने हाथ उठा करके बोला ना जी बेरोजगारी पे बात करने आई हूँ, 8 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरा पेपर नहीं लिया जा रहा है, सरकार पेपर ले लो, आपने सड़क बड़ी अच्छी बनाई है, पर मैं रेवाड़ी से चंडीगढ़ आती हूँ तो मैं रोड नापने के लिए तो नहीं आती हूँ। फिर कभी आएंगे एग्जाम देने के टाइम पे, पर मैं दिल्ली घर से चल करके आती थी 8-8 घंटे और बात नहीं होती है मेरी। उन्होंने जस्ट पुलिस बुलाई और इशारा किया कि इसको बाहर उठा के फेंक दो, और माइक मेरे हाथ से लिया गया। तब मैंने चीज जानी कि मतलब आप सीएम होकर के भी एक यूथ की आवाज नहीं सुन रहे हो। और फिर उनके ओएसडी से जाकर के बात की तो कहते हैं ये गलत कंसेप्ट है, आप फाइल में लिखवा दो, नाम लिखवा दो, हो जाएगा। फिर सीएम चेंज हो जाते हैं, फिर ओएसडी चेंज हो रहे हैं। बड़ी चीजें जो है बड़ी युवाओं की सुनी जा रही है। आज भी सरकार ने घोषणा की है, अब ये घोषणाएं इलेक्शन टाइम में हो रही है, ये जुमलेबाजी है, हो रही है कि ये युवाओं को परमानेंट करेंगे हम इस प्रकार की। अगर वो कर दे बीजेपी सरकार। 58 साल की HKRN लाने वाला कौन है? HKRN को लेकर के कौन आए? हुड्डा साहब तो नहीं लेकर के आए थे, कांग्रेस सरकार नहीं लेकर के आई थी। HKRN है, अग्निवीर है, सबसे बड़ी महा थर्ड क्लास जो घटिया जो चीज हुई हरियाणा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए, वो HKRN है और वो अग्निवीर है। अब आप उसी के अंदर ही थोड़ा सा अपडेट कर दे,
कि मैंने ये गलती करी है, पर मैं इसमें यूं थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ, मतलब मैं उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पोर्टल के अंदर हाँ, उसी में ही मैं थोड़ा बदलाव कर दूंगी कि मैंने HKRN जो मैंने 4 साल के लिए किया था ना, वो अब मैं 7 साल के लिए कर देता हूँ। तालियां बटोर लेते हैं। अब आप HKRN लेकर के आए हैं, उसको अभी हम 1 साल के टेंडर पे लेके आए थे, लेकिन उसमें हम ना सैलरी बढ़ा देंगे। क्यों? परमानेंट भर्ती क्यों नहीं? अगर आप परमानेंट भर्ती लेकर के आते तो सरकारी स्कूल उसी तरीके से चल रहे होते जो आप और मेरे टाइम में कभी किसी टाइम में 6 सेक्शन के साथ चला करते थे, कि इतनी भीड़ हुआ करती थी कि पंखे ऐसे लगते थे चल नहीं रहे। हम नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ी हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में रहे हम लोग। तो हम उस टाइम पे क्योंकि होती थी फैसिलिटी, टीचर्स होते थे, स्टाफ है नहीं। अब मेरे गांव में जो स्कूल है उसके अंदर 3 टीचर है, 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे। पेरेंट्स का मुद्दा होता है जी स्टाफ नहीं है, भेज तो दे। अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो फिर वो नजदीक किसी प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। बच्चे कम होते हैं, सरकार के पास में ऑप्शन है जी बच्चे नहीं है और बंद कर दिया जाए। फिर वैकेंसी कैसे निकालोगे, क्योंकि स्टाफ की तो नीड ही नहीं है। तो आप ऐसे भी चट रख रहे हो, पनीर ऐसे पट रख रही हो। HKRN क्यों आया? आप परमानेंट भर्ती निकालो, बिल्कुल बच्चे आएंगे, गांव से हम लेकर के जाते, बच्चे एडमिशन कराते। लेकिन एक HKRN जब आपको 18-20 हजार में मिल रहा है तो आप 80,000 देकर 1 लाख देकर के रखना ही नहीं चाह रहे हो। लेकिन आप 6 पेंशन भी लोगे, 6 बार MLA MP बन के, और आप अपनी 80 साल तक भी इलेक्शन लड़ोगे। तो वो मैं नेताओं के लिए भी गलत मानती हूँ। अगर मैं विधानसभा तक जाती हूँ, अटेली की जनता मेरा साथ देती है, कांग्रेस पार्टी मेरा साथ देती है और मुझे इस क्षेत्र से उतारती है, और मेरी दावेदारी बिल्कुल जेन्युइन बनती है, क्योंकि मैं गुड़ा गांव की बेटी हूँ। अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और मेरी पूरी विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं आई हूँ। तो मैं विधानसभा तक इस चीज को लेकर के जाऊंगी, और बिल्कुल मैं बेरोजगारी के लिए, यूथ के लिए, और ये HKRN और ये जो इतनी पॉलिसी है, बाकी तो कांग्रेस सरकार खुद इनके खिलाफ खड़ी है। पर मैं ये चाहती हूँ कि अटेली विधानसभा भी बदले और विकास हो, सरकारी स्कूल की तरक्की हो। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, देश का विकास पॉसिबल नहीं है। मोदी साहब कहते हैं कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा भारत, या आप विकास करूंगा, मैं अब करूंगा। 10 साल में कोई विकास नाम का उनकी साइड से कुछ भी नहीं हुई चीजें। क्योंकि जब आप एक 10वीं पास को एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो इस चीज की कि हरियाणा एजुकेशन में आगे निकल जाएगा? और शिक्षित नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सट्टा बाजार में, नशे में। जो हरियाणा का किसी टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, और आपने भी चीजें देखी होंगी कि खिलाड़ियों को सम्मानित करके हुड्डा साहब DSP लेवल तक लेके गए हैं जी। उनके क्या इनाम होते थे, क्या उनको सम्मानित किया जाता था? एक फौजी की क्या सम्मान होता था हिरवाल क्षेत्र में? आज वो 0 कर दिया। आज विनेश फोगाट का क्या हाल है? किन की देन है? जानते सब है, पर गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, वो एक अलग चीज। आप जैसे पत्रकार दिखाते बताते, वो अलग चीज है। कि तभी एक YouTube इतना निकल के आया है अब इस टाइमिंग में, क्योंकि लोगों को जेन्युइन न्यूज चाहिए थी, और वो ना बड़े चैनल से, टीवी से दिख नहीं रही थी। लोगों ने टीवी बंद कर दिया है, क्योंकि देखना ही नहीं है। बीजेपी, मोदी मोदी मोदी, उनकी रैलियां, उनके प्रोग्राम्स, ये सभी हाईलाइट होते हैं। इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है मैंने, अटेली के लिए काम करना है। मैं देखो ये नहीं कह सकती अभी, क्योंकि मैं विधानसभा के इलेक्शन लड़ रही हूँ तो मैं पूरे हरियाणा में एक्टिव हो जाऊंगी, मैं पूरे देश में हो जाऊंगी। पर मैं ये मानती हूँ, अगर मैं अपना घर परिवार अच्छे से लेके चलती हूँ, उसमें मैंने अच्छे से काम किया और विकास किया, ऐसे मैंने अपने गाँव के लिए किया, और अगर मैं अपनी विधानसभा के लिए कर लेती हूँ, तो मेरा भारत देश भी सक्सेस हो गया, उसी में मेरा विकास हो जाता है। अगर मेरी कामयाबी अटेली विधानसभा की जनता के मुंह से निकलेगी कि हाँ दीपिका यादव ने काम किया और हमने वोट दे करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और कांग्रेस पार्टी का भी ये बिल्कुल ही सही डिसीजन था कि अपने गांव की बेटी को आगे लेकर के आए हैं, और बेटी ने हमारे लिए काम किया। क्योंकि 5 साल यहाँ अपनों के बीच रहूंगी, आम जनता का चेहरा हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अब की बार मौका किसी मंत्री को, राजा की बेटी को, मंत्री के बच्चों को ना दे करके एक आम उम्मीदवार को आप आगे लेकर के आओ। कोशिश तो करो और मेरा विश्वास करो, क्योंकि 5 साल मिलते हैं आपको वोट डालने के लिए। अच्छा, राजा की बेटी की तरफ कहीं आपका इशारा देखो, राजा तो आरती राव की तरफ तो नहीं। मैं किसी पे भी, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अटेली से चुनाव। अच्छा नहीं, मैंने तो उनका तो मैंने शायद कोसली से भी सुना है, और बादशाहपुर से और रेवाड़ी से भी सुना है, तो शायद मुझे तो पता नहीं है, उनको पता है क्या। देखो, वो राजा जी जानते हैं और आरती जी जानते हैं, अच्छे लीडर हैं, उनका अच्छा अपना है, तो वो उनकी चीज वो जानते हैं। मेरी विधानसभा जानती हूँ बस मैं अपना, कि मेरा टारगेट ये होता है ना, अर्जुन की एक ही जगह होता है, वो तो मेरा अपना अकेली है। मेरी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस थी, कांग्रेस रहेगी। अपने दीपेंद्र जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP अपने लीडर हैं, रावदान सिंह जी के उनके सम्मान के साथ, उनके आशीर्वाद से मैं ये लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। उसके अलावा दूसरी पार्टियां हैं या कौन राजा महाराजा, उनकी वो
मैं तो हर तरीके से बता रही हूँ कि किसी भी आप राजस्थान में कहीं भी चली जाओ, जिस राजा हैं या बड़े मंत्री रहे हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, मेरे घर में ना सरपंची रही है ना मेरे कोई दादा लाए की बहुत किले हैं, और मैं इस तरीके से ये चीजें उठा करके आई हूँ। पर सिर्फ ये कि जनता के प्यार के लिए, और शायद ये लड़ाई जो मैंने 8 साल लड़ी ना, वो शायद अब मैं 2 महीने लड़के और सत्ता में आके पावर एक हाथ में होती है ना, वो कहते हैं ना मोर छोटी तो होती है पर पावर बहुत होती है काम बहुत उसकी। ज्यादा करते हो। तो बिल्कुल अब फिर वो चीज जानी है कि 8 साल लड़ाई करके भी उनका अब मैं नहीं कर पा रही कुछ भी, अपने लिए भी नहीं कर पाई, तो दूसरों का कैसे करूंगी। तो अब 2 महीने की लड़ाई लड़के, और अगर जनता मेरा साथ देती है तो 5 साल मैंने जनता के लिए करना है, उस मोर के साथ करना चाह रही हूँ, उस पावर के साथ में। इसलिए ये राजनीति में आने का मेरा बड़ा डिसीजन रहा। जी, तो लवली जी, मैडम ने तो बड़ा विस्तार से सारी चीजें, एक मंजे हुए राजनीति के जो लोग होते हैं उनकी तरह जो है, आप कह रहे हैं कि आप 18 साल से हैं और मैडम जो है इतनी अच्छी से सारी चीजें रख रही हैं। तो चुनाव कौन लड़ेगा, एक बड़ा, क्योंकि दोनों उम्मीदवारी जता रहे हैं, जिस प्रकार से हमने पोस्टर देखे, होल्डिंग देखे, चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव जो पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे पार्टी के नेता जिसको समझेंगे कैलिबर हुए, जिसको भी लड़ाना चाहेंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस बार हमारी पार्टी में बहुत ही बदलाव की नीति अपनाई है कि राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है कि भाई 50% युवाओं को मौका इस बार मिलेगा, और दूसरा महिलाओं को भी 33% का जो हमारे इस बार स्टेट का एक विज़न है, और वो तो नेता डिसाइड करेंगे। पर बाकी जैसे यूथ का जो क्रेज है, जी, जैसे आप देखें कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें एक युवा अपने आप को ही दीपेंद्र समझता है। उनका व्यवहार और उनका जो काम है वो युवा के प्रति इतना रुझान है, हर वर्ग के लोगों को वो चाहते हैं, हर वर्ग हर जाति के लोगों को वो चाहते हैं। आप ये देखिए कि हरियाणा मांगे हिसाब जो उनका चल रहा है कैंपेनिंग, पूरा हिट जिसे कहते हैं सुपर हिट, हमारे पूरे इसके अंदर हरियाणा के अंदर उनका चल रहा है। 3 तारीख को नांगल चौधरी के अंदर भी बहुत ही भारी आपने जन सैलाब देखा, उनके पद यात्रा कर रहे हैं वो, इस बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रहे 15 सवालों के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ जनता ने मन बना लिया है। आपने ये देखा कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जनता ने इनको लोकसभा के अंदर हाफ कर दिया, और अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे इसमें बीजेपी को पूरी तरीके से साफ कर देगी ये जनता, क्योंकि 10 साल से हर वर्ग इस बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी है, तृप्त है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, ये गरीबों की, कमज़ोरों की, आपके कमीरे वर्ग की, हर वर्ग की पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। हर वर्ग का कांग्रेस पार्टी ने ख्याल रखा है। आपके गरीब परिवारों की मैं योजनाओं की बात करूं तो गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री होते थे 10 साल, जो उन्होंने कांग्रेस सरकार में उन्होंने गरीबों को सम्मान देने के लिए 100 गज के प्लाट दिए। अब वो दोबारा से हमारी सरकार आएगी तो वो दोबारा से स्टार्ट किए जाएंगे। 3.5 लाख रुपए उनको मकानों के लिए दिए जाएंगे। आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो हमारी, वो हमारे संकल्प पत्र के अंदर है कि वो भी हमने संकल्प किया है कि भाई वो भी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आपके 6,000 में महीना जो बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान के लिए 6,000 रुपये देने का काम करेंगे। पहली कलम से ये काम सारे होंगे। और जो ये लोग वादा करते थे 5100 रुपये पेंशन करने का, उन्होंने वादा खिलाफी की, लेकिन हमारे हुड्डा साहब ने जो कहा है उसको पहली कलम से करने का काम करेंगे। जो ये लोग कहते थे भाई बहुत हुई महंगाई की मार, आप ये देखें कि 400 का जब सिलेंडर हमारी सरकार में कांग्रेस पार्टी में होता था तो ये सड़क पर सिलेंडर सिर पर उठाकर घूमते थे कि भाई महंगाई होगी महंगाई। आज कोई उनसे पूछे कि 1300 रुपये का सिलेंडर है और कोई पूछने वाला उनसे नहीं है कि वो उनके नेता ये जवाब भी नहीं दे पाते। हम 500 रुपये का अगर हमारी सरकार आते तो 500 रुपये का सिलेंडर करने का काम करेंगे। महंगाई में आप देखें कि चरम सीमा पर ये हरियाणा है। आपके आम का भाव सस्ता है, टमाटर का भाव महंगा है। जो आम
जनमानस की जो हमारी डेली बेसिस जो हमारी चीजें हैं वो सब महंगी कर रखी हैं। आप ये देखें कि इतनी महंगाई बढ़ गई लेकिन आय वही उतनी की उतनी है। पूंजीपतियों के तो 16 लाख करोड़ माफ हो गए, उनको तो 16 लाख करोड़ रुपए का वो कहते हैं राइट ऑफ दे दिया। आप बैंकों ने भी इस बात पे हड़ताल करी, लेकिन जो हमारे किसानों की बात करें, हमारे सैनिकों की बात करें तो उन पे कोई योजना नहीं है माफी की। हमारे ये 3 काले कानून जो बीजेपी सरकार ने ये काले कानून पेश किए थे उसमें हजारों किसानों शहीद हुए थे। उनको मतलब किसानों को प्रताड़ना करने का काम किया। आज भी किसान बॉर्डर पर बैठा है, तो ना तो किसान की सुनवाई हो रही, ना युवाओं की सुनवाई हो रही, ना यहाँ बेरोजगारी की सुनवाई हो रही। आप कह रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार अब चुनाव नजदीक देखकर घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, युवाओं के लिए घोषणाएं कर दी कि भाई युवाओं को जो लगे हुए हैं, चाहे वो कच्चे हो पक्के हो, उनको जो 58 साल तक की बीजेपी कह रही है। और मैं बता देता हूं उनकी जो अभी रिसेंटली जो घोषणा है जिस पर किसानों के लिए उन्होंने कहा कि 133 करोड़ का उनका कर्ज माफ कर दिया, जो कि नहरी पानी। हालांकि आप जिस विधानसभा में आ रहे हैं यहाँ के लोगों को उसका कोई बड़ा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम तो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखें, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है इनकी घोषणाएं शुरू हो जाती है। आपके लोकसभा के अंदर इनके रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था कि अगर भाई हमारी तीसरी बार सरकार बनती है तो अग्निवीर पे दोबारा से मंथन होगा और उसको सही करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार बनी, अग्निवीर का मुद्दा अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी जी ने, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने बराबर उठाया। उनको बिल्कुल उस मुद्दे पर आप ये देखें लिपापोती कर दी और बिल्कुल उसको मुद्दे को ख़त्म करने का काम किया। आपकी ये बात कर रहे हैं घोषणाओं की, आपके 9.5 साल जब चीफ मिनिस्टर, इतना ही बीजेपी सरकार ने काम किया, बीजेपी पार्टी ने काम किया, तो आप ये देखें कि 9.5 साल एक चीफ मिनिस्टर रहे, मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और आज हमारे सैनी जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए ये काम करती है। आप ये अगर हम 10 साल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अगर मैं आप जहाँ से आप कह रहे हैं कि भाई अटेली हमारे ये डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की, अगर आपको शिक्षा में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रावदान सिंह जी ने यहाँ पे मेहनत कर कर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जाट पाली के अंदर खुलवाने का काम किया। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, यहाँ के युवाओं को शिक्षा मिल रही है। आज वो हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे घर के अंदर स्थापित है। और भी अनेकों काम हमारे आपके, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात करें। ये भी लगे हैं कांग्रेस पार्टी पे कि जब हुड्डा राज था तो वहां जो नौकरियां थी, लोग तो ये भी कहते हैं, विपक्ष तो ये भी कहता है, सत्ता पक्ष जो वर्तमान में है, कि नौकरियां भी मोटर चलाने वाले तक भी रोहतक के लगे थे। आप ये देखें, आप आंकड़े उठाकर देखना, महेंद्रगढ़ जिले के सबसे, आप बराबर ये मान के चलना कि महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नौकरियां लगी उस टाइम। आप एक बार आंकड़े देखना, उसमें जो लोग ये कहते हैं वो सिर्फ उसी वजह से उस झूठ बोल कर यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के भोले भाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको बहकाने का काम किया था। जाति धर्म इसकी राजनीति ये बीजेपी करती है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस जो झूठे वादे कर कर ये जो सरकार आई, आप ये देखें ना, अहिरवाल के अंदर जो है हमारी सबसे लाइफ लाइन जिसे बोलते थे वो हमारी फौज थी। उस फौज को खत्म करने का काम किसने किया? इस बीजेपी सरकार ने किया। ये अग्निवीर योजना जो है ये हम पर थोपने का काम किसने किया? बीजेपी सरकार ने तो किया। यहाँ से तो हर घर में आप जाएंगे, गांव के हर गांव के अंदर एक शहीद की मूर्ति है। यहाँ के रणबांकुरों ने, यहाँ के युवाओं ने मातृभूमि की
भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हर घर में फौजी है। इस अहिरवाल में सबसे बड़ा अगर जो घात किया है इस बीजेपी ने, तो वो अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवाओं को बेरोजगार करने का जो काम किया है, उसका बदला इस विधानसभा में आप देखना मजबूती से यहाँ के युवा लेंगे और यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की चारों सीटें आपकी कांग्रेस पार्टी की जीतेगी, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। जनार्दन का आशीर्वाद तो बाद में मिलेगा, उससे पहले तो टिकट की बात आती है कि टिकट जो है तो उस स्थिति के लिए तैयार हैं कि क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत से कांग्रेस के अंदर लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर दीपिका जी की बात करें या लवली भाई की बात करें तो फिर किसका नंबर? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस बार पार्टी ने हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं, हमारे फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। इस बार पार्टी ने जो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ लगातार काम किया है और जो लगातार पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिसने हमने 18 साल इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए हमने उनके साथ काम किया है, रावदान सिंह जी के साथ काम किया है। तो पार्टी इस बार जो लोग ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, इस बार पार्टी मौका उन्हीं को देगी जो लॉयल है, जो लगातार पार्टी के साथ रहे हैं। 18 साल ईमानदारी से पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दावा बनता है जो पुराना पार्टी का है उसको ही मौका। लवली जी, एक जो अक्सर चर्चाएं होती हैं कि आपका जो गृह क्षेत्र है वो रेवाड़ी में आता है, तो फिर अटेली चुनने के पीछे वजह क्या? अटेली मेरा गृह क्षेत्र रेवाड़ी जरूर है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र जो मैंने काम किए हैं वो अटेली की जनता के बीच रह के किए है। अटेली की जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको कहा कि मैंने हमने युवाओं ने साथ मिलकर हमने पदयात्रा जो एसवाइएल नहर के यहाँ के मुद्दे के लिए हमने की थी, गोद बढ़ावा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और अटेली से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, यहाँ के संगठनों के जितने भी मुद्दे थे, यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं, जितने भी यहाँ के हमारे लोकल ग्रामीणों के जो मुद्दे थे वो उठाने का काम किया। मैं लगातार 2006 से लगातार इस हलके में सक्रिय हूँ और संपर्क में हूँ और हर व्यक्ति के, हर जन जन के सुख दुख में मेरा आना जाना रहा है। तो मैं कर्म क्षेत्र मेरा अटेली है और मेरी जो धर्मपत्नी है उनका भी यहाँ इस क्षेत्र में गांव पड़ता है, आपके पड़ोस में गुड़ा गांव, उन्होंने बताया भी आपको। तो उन्होंने भी यहाँ के लोगों के लिए काम करने का मौका उनको मिला और लोगों के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात, आपके गुड़ा गांव के अंदर इस लोकसभा के अंदर मेरी धर्मपत्नी ने, दीपिका यादव जी ने, आपने गांव गुड़ा के अंदर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हमारे श्री रावदान सिंह जी को जिताने का काम किया। उनको 98 वोटों से अपने गांव से जिताकर उन्होंने मेहनत कर काम किया अपने बूथ पर। तो दीपिका जी, जिस प्रकार से लवली जी ने बड़ा विस्तार से ये चीज़ें बताई है, तो आपको मौका मिले तो क्यों मिले? ऐसी कौन सी जो विशेषताएं हैं, कौन सी खूबियां हैं कि पार्टी जब टिकट दे तो दीपिका यादव को चुने? देखो, मैं मानती हूँ कि अगर टिकट की दावेदारी भी करनी है या टिकट मिलने का कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें होनी जरूरी है। पहली चीज़ आती है शिक्षित होना। आप किसी अनपढ़ को या 10वीं फेल को टिकट नहीं दे सकते और देनी भी नहीं चाहिए, उससे आप भविष्य अंधकार में लेके जाओगे यूथ का। शिक्षा मेरी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ आती है यूथ, युवा को आगे लेकर के आओ। अब 70, 75, 65 आप इनको अगर आप मौका देते हो या 3-4 बार पहले मंत्री पद पे रह चुके हैं या एमएलए जीत करके भी जनता को नहीं दे पाए जो देने का वादा किया था, उनको आगे लेकर के आते हो, वो भी मैं गलत मानती हूँ। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। तो ये क्योंकि मेरा पहला मौका होगा तो मैं निस्वार्थ भाव से फर्स्ट टाइम मैदान में आ रही हूँ, तो फुल 5 साल मैंने काम करना ही है। कि लोग बोलते ना फिर बदल जाओगे,
तो ये तो पहले 5 साल होंगे मेरे, बदलना तो मैंने बाद में भी नहीं है। यही कि बेटी हूँ, कभी भी हाथ पकड़ के जनता कह सकती है बहन जी ये काम है, और पकड़ के ही विधानसभा तक लेकर के जाऊंगी उन मुद्दों को अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, कि ये मेरा खुद का मुद्दा है ये सोच के। तो शिक्षा हो गया, यूथ हो गया। तीसरा मेरा आता है महिला सशक्तिकरण, कि एक महिला महिला के लिए ही कुछ कर सकती है, उतना करेंगे जेंट्स का भी, आदमी का भी उतना ही बनता है, पर मतलब मैं कह रही हूँ उतना फेयर होके नहीं कर सकते हैं कि एक जो अब आज जो विनेश फोगाट के साथ हो रहा है, या अपन स्पोर्ट्स में कितनी बहनों के साथ में उनको घसीटा गया था, मारा पीटा गया था, वहां एक महिला एमएलए होती है, मंत्री होती है, वो बराबर लड़ाई लड़ती है उनके लिए। या किसी भी और फील्ड में आ जाता है तो एक लेडीज के लिए खड़े होकर के एक लेडीज खड़ी होती है, तो उससे अपनी महिला सशक्तिकरण का वो मिलता है उदाहरण कि हाँ, तो उन महिलाओं के साथ, सभी महिलाओं के साथ मैं साथ देने का काम करूंगी। तो ये तीनों ही चीजें मेरी अपनी स्ट्रोंग है, एक स्ट्रोंग लेडी रही हूँ मैं, अपने फील्ड में भी बराबर टिके रह करके ही मैंने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ऐसा चेहरा ना उतरे जो अपनी बात ना रख पाए, तो जनता की बात विधानसभा तक कैसे रख पाएगा। अगर आपने मेरे से कोई सवाल किया या कोई और आकर के मेरे से सवाल करता है, मैं उसका जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ पा रही हूँ, तो मैं देश के लिए कैसे लड़ूंगी। अपने लिए आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो बात रखने में मैं सक्षम हूँ, हर तरीके से आगे से मनवाने वाले में भी मैं सक्षम हूँ, कि मैं अपनी बात को रख करके और अगले बंदे को मैंने कैसे कन्विंस करना इस चीज के लिए कि हाँ मैं सही हूँ और मैं सही के लिए लड़ रही हूँ, और ये बात मैंने अपनी मनवानी है। ये गट्स है मेरे में, और यही सबसे बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसी के लिए ही मैं सबसे बड़ी टिकट की दावेदारी हूँ। मुझे नहीं लगता, आप 90 विधानसभा में जा करके सर्वे करके देख लेना, आप स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी पाएंगे दीपिका यादव को। आप कभी भी मिलोगे या बात करोगे तो किसी के सामने भी आप खड़ा करके देख लेना। मेरा ये नहीं रहा कि मैं किसी पीएम से बात कर रही हूँ तो मेरा एक अलग लेवल होता है, और किसी प्रिंसिपल के सामने मुद्दे रखने होते हैं तो अलग होती हूँ। मैं सीएम के सामने भी ऐसी हूँ, पीएम के सामने भी ऐसी हूँ, और किसी नॉर्मल मास्टर के सामने रखने तो भी ऐसी हूँ। तो नदी नालों की बात करनी है तो वो उस तरीके से करूंगी सरपंच के हिसाब से, और बड़े मुद्दे की बात है तो आप मुझे मुद्दे के सामने भी खड़े कर दोगे ना, तब भी मैं वो पकड़ के अपने कैंडिडेट को उसी तरीके से सामने पेश करके ही बात करती हूँ, क्योंकि जनता वोट लेकर के देख करके आपको सत्ता में लेकर के आई है। मैं किसी भी नेता को, किसी पीएम को, किसी सीएम को जनता से बड़ा नहीं मानती। जनता जनार्दन है, और वो ही पावर है मेरे अंदर, और वो जनता की पावर लेकर के, वो ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि कोई ये नहीं कह सकता कि बहन जी ने कल वादा किया था और आज बात ही नहीं रखी। तो ये चीज तो आप भूल जाए, दीपिका यादव के सामने किसी ने रख दिया ना ये चीज की मेरी ये समस्या है, आप ये मान के चलना विद इन 24 आवर्स वो बात विधानसभा तक पहुंचेगी। और ये जो लोग मुझे जानते हैं, मैं 38 साल की हूँ, उन लोगों को ये चीज पता है बहुत अच्छे से कि दीपिका बहन जी की जबान मेरी जबान की वैल्यू है, और एजुकेटेड हूँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और यूथ का चेहरा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा है, यही दावेदारी का रीजन। तो बिल्कुल देखिए, दीपिका जी जो है इनका अपने दावे हैं कि यहाँ से लोकल है, यहाँ से जो है एक शिक्षित लेडी के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में है, और क्षेत्र की बात बड़ी मजबूती के साथ यदि जनता और पार्टी ने मौका देती है तो ये रखेंगी। लवली भाई है, इनका अपना दावा है कि जिस प्रकार से 18 साल की राजनीति की है, कर्म क्षेत्र अटेली रहा है और लंबे समय से अटेली के लिए काम किया है, यहाँ के मुद्दे उठाए हैं, तो इन सब को लेकर के ये दोनों अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और दावेदारी क्या जता रहे हैं, इन्होंने तो बना लिया है कि भाई लेडीज को मिले तो दीपिका जी को, जेंट्स को दे पार्टी तो आप, तो यही सोच करके दोनों अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को हम मजबूत कर रहे हैं, लोगों जन जन तक अपनी पार्टी की नीतियां को पहुंचा रहे हैं। अपने जो हमारे संकल्प पत्र है, जो इस भाजपा सरकार की जो वादा खिलाफी जो इन्होंने की थी, वादे कर जो खिलाफ हो रही है कि वो वादे हमारे पूरे नहीं हो रहे, जनता में जो बीजेपी का खिलाफ जो रोष है, तो लोगों तक हम अपने पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, अपने योजनाओं को पहुंचा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये संकल्प पत्र आपको पेश किया है कि भाई ये काम हम करेंगे। और इसके जो बीजेपी की जो विफलता है उसको भी लोगों को बता रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बाकी पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे टिकट का। तो बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो इन्हें सर माथे है,
उस निर्णय के साथ ये लोग चलेंगे। अपनी दावेदारी और पार्टी की नीतियों का प्रचार लगातार अटेली विधानसभा क्षेत्र में ये लोग कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको जो कांग्रेस के तरफ से अपनी दावेदारी जता रही है, दीपिका जी है, लवली भाई है, इनसे करवाई, और फिर अगले कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत को, अन्य चुनावी चेहरे को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देख रहे हैं हमारा चैनल। नमस्कार।